हेलो एवरीवन, आप कैसे हैं आप सब। और आप लोगों ने मुझे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया, बहुत अच्छा लगा। कमेंट्स जब करते हैं आप लोग। और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 11th की अकाउंटेंसी अकाउंटिंग इक्वेशन। टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। इस क्वेश्चन में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम्स आती हैं और बच्चों के मेरे पास कई लोगों के कमेंट्स भी आए थे कि सर क्वेश्चन नंबर 15 करा दीजिए टीएस ग्रेवाल का। तो आज मैं आपको टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 15 करा रहा हूँ। क्वेश्चंस को आप स्क्रीन को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आप जिन लोगों के पास टीएस ग्रेवाल की बुक्स है तो वो आप क्वेश्चन नंबर 15 पे जाके देख सकते हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है पर है बहुत इजी क्वेश्चन, इसको समझते हैं बहुत आसान लैंग्वेज में। तो जब मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाता है तो वो बन जाती है हमारी कैपिटल। क्या बन जाती है वो? कैपिटल। जो भी बिजनेस में लगा रहा है, स्टार्ट करते समय जो भी लगाया जाता है। तो ये है डी महापात्रा, इसने बिजनेस स्टार्ट किया था 50,000 कैश से, 1 लाख का चेक लगाया, गुड्स लगाए 60,000 के, मशीनरी लगाई 1 लाख के और फर्नीचर लगाया 50,000 का। तो इन सब का टोटल हमारा क्या बन जाता है? कैपिटल। तो हम देखते हैं क्या क्या रहा हमारे बिजनेस में, कमिटमेंट करा उसमें बिजनेस में, कैश कितना आया। तो सबसे पहले हमारे पास कैश आया 50,000 का। फिर उसके बाद आया हमारे पास 1 लाख का चेक, चेक को हम कहेंगे बैंक। तो बैंक आया हमारे पास 1 लाख। उसके बाद आया हमारे पास गुड्स 60,000 के, तो गुड्स को हम कहते हैं स्टॉक। इसके बाद आया हमारे पास मशीनरी। मशीनरी आई हमारे पास 1 लाख की। और फर्नीचर आया 50,000 का। तो बच्चों आप देखें लायबिलिटी में तो कोई चेंजेस है नहीं, इन सबको ऐड कर दो तो ये बन जाएगी हमारी कैपिटल। इन सबको जब हम ऐड करते हैं तो ये क्या बन जाएगी हमारी कैपिटल। 50,000 प्लस 1 लाख प्लस 60,000 प्लस 1 लाख प्लस 50,000, 3,60,000। तो कैपिटल हो गई हमारी 3,60,000। डेढ़ और डेढ़ 3 और 3,60,000। अब ये कह रहा है, देखो सेकंड नंबर की एडजस्टमेंट इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा 1/3 अबाउ गुड्स सोल्ड एट द प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट। तो बेटा देखिए कैसे करते हैं इसको। 1/3 अबाउ गुड्स, और स्टॉक कितने का है मेरे पास? स्टॉक है 60,000 का। इसका 1/3 निकाला, वो आया हमारा 20,000। समझ में आ गया होगा। 60,000 का हमने क्या किया 1/3, तो ये क्या निकल के आया हमारा 20,000। और इस 20,000 पे 10% का प्रॉफिट निकलना है, तो 10% का हमने प्रॉफिट जोड़ा, तो प्रॉफिट आया 20,000 पे 2,000। भाई 20,000 है ना, इसका 10% निकालो कितना आएगा 2,000। तो अब सामान कितने का बिक गया? 22,000 की क्या आ गई हमारी सेल। अब इसमें से हाफ पेमेंट कह रहा है कैश में मिला। कैश कितना कह रहा है? 22,000 का हाफ कितना हो गया 11,000। तो हमें कैश मिल गया। बचा हुआ 11,000 जो हो गया वो हमारा डेप्टर्स हो गया। डेप्टर्स वो अमाउंट होती है जिनको हम उधार सामान बेचते हैं या उधार सर्विसेज देते हैं, जिन्होंने अभी तक पेमेंट नहीं किया है। तो इसमें समझ में आया, दोबारा समझाता हूँ। 60,000 रुपये है, इसका 1/3 निकाला, वो आया 20,000 रुपये। 20,000 का आपने 10% प्रॉफिट निकाला, वो कितना आया 2,000 रुपये। तो टोटल अमाउंट कितनी आ गई 22,000। 22,000 का आधा आपको मिल गया, आधा नहीं मिला। जो मिल गया वो कैश और जो नहीं मिला वो क्या है? डेप्टर्स। अब इसको अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे करते हैं? तो बेटा सबसे पहले तो प्रॉफिट मिल रहा है ना, सबसे पहले प्रॉफिट को ले जाओ। यानी कि प्रॉफिट कितने का आया 2,000 रुपये का। स्माइली बना दो बढ़िया वाली, ये प्रॉफिट हो रहा है आपको। ये एग्जाम में मत बनाना ऐसी स्माइली, ये तो मैं तुमको क्वेश्चन कराते हुए बता रहा हूँ। तो ये क्या है हमारा प्रॉफिट, ये क्या है हमारा प्रॉफिट। इतने हिस्से को करना नहीं है। तो 2,000 का हमें प्रॉफिट हो गया, ये तुमने कर लिया। सर बाकी कैलकुलेशन कैसे करें? कैश कितना आया 11,000 रुपये का। तो कैश को हम क्या करेंगे 11,000 यहाँ पे प्लस कर देंगे। बैंक में कोई अंतर नहीं आया, लेकिन स्टॉक कितने की कॉस्ट थी? 1/3 कॉस्ट थी ना 20,000 रुपये की। तो 20,000 का स्टॉक हमारा कम हो गया। मशीनरी से कोई लेना देना नहीं है, फर्नीचर से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे एक कॉलम और इंसर्ट हो जाएगा, उसको कहेंगे हम डेप्टर्स। तो डेप्टर्स कितने के आ रहे हैं हमारे 11,000 रुपये के। अकाउंटिंग इक्वेशन कंप्लीट होती है हमारी। फिर रिपीट कर रहा हूँ, कैश 11,000 और 11,000 के डेटर हो गए 22,000। 20,000 का स्टॉक कम हो गया और 2,000 का हमारा प्रॉफिट हो गया। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं।
तो देखते हैं कि न्यू इक्वेशन क्या बनी हमारी, 50 और 10 60 और 1 61,000 61,000 प्लस 1 लाख। तो पहले आप इसका वर्किंग नोट कर लीजिए, क्योंकि मेरे पास जगह कम है तो मेरे को रब करना होगा इसको। स्क्रीन को पॉज करके नोट कर लीजिए। तो अब देखें स्टॉक कितने का है हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 40,000 का। मशीनरी में कोई चेंजेस नहीं है तो मशीनरी 1 लाख की ही रहेगी। फर्नीचर 50,000 का ही रहेगा। डेप्टर्स 11,000 के ही रहेंगे। लायबिलिटी में कोई चेंजेस नहीं है और कैपिटल होगी हमारी 3,62,000। अब देखें ये कह रहा है डेप्रिसिएशन मशीनरी पे लगाना है 10%। तो जैसे मैंने आपको बताया था डेप्रिसिएशन क्या है, हमारा लॉस है। इस डेप्रिसिएशन क्या होता है, किसी एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है। तो कल मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था मोबाइल फ़ोन का। मोबाइल फ़ोन जो मैंने ख़रीदा था उसकी वैल्यू तब कुछ और होती है, 4-6 महीने बाद अगर मैं इसको बेचूंगा तो उसकी वैल्यू कुछ और होगी। तो जो वैल्यू कम होगी वो डेप्रिसिएशन माना जाएगा। जैसे एग्जांपल देता हूँ, इस मोबाइल को मैंने 30,000 में ख़रीदा और 6 महीने बाद अगर मैं इसको बेचता हूँ तो इसकी वैल्यू 5,000 से कम हो रही है या इसकी 10,000 से कम हो रही है, तो 10,000 माना जाएगा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जब एसेट्स को यूज़ करते हैं, जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वैसे वैसे एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो डेप्रिसिएशन से हमको लॉस होता है। कैश में कोई ट्रांजेक्शन नहीं होती, बहुत से बच्चे कैश में माइनस कर देते हैं। आपको कैश में कुछ नहीं करना, बैंक में कुछ नहीं करना, स्टॉक में कुछ नहीं करना। डेप्रिसिएशन मशीनरी पे लग रहा है और वो भी 10%, 1 लाख का 10% निकालोगे तो वो आएगा 10,000 रुपये। फर्नीचर पे कोई चेंजेस नहीं, डेप्टर्स पे कोई चेंजेस नहीं। अब हमें लॉस हो गया है तो इससे क्या हो जाएगी, हमारी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब लॉस होगा तो हमारे आंसू भी आएंगे। देखो यानी कि क्या हो रहा है, लॉस। तो लॉस होने पर हमारी क्या हो जाती है, कैपिटल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो अब देखेंगे हमारे पास कैश कितना रह गया, 61,000 का। बैंक 1 लाख का ही है। स्टॉक 40,000 का है और मशीनरी की वैल्यू अब 90,000 रह गई हमारी। फर्नीचर की वैल्यू 50,000 है और डेप्टर्स की वैल्यू 11,000 है। लायबिलिटी वही 0 और कैपिटल हमारी रहेगी 3,52,000। आई होप क्या समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इक्वेशन है कैश विड्रू फॉर पर्सनल यूज़। कैश को आप विड्रॉ कर रहे हैं पर्सनल यूज़ के लिए, कितना अमाउंट, 10,000। तो जब कैश विड्रॉ करेंगे तो कैश हमारा 10,000 से कम हो जाएगा और ड्राइंग्स मानी जाएगी। ड्राइंग्स में क्या होता है, बाकी जगह कोई चेंजेस नहीं आएगा और ड्राइंग से हमारी कैपिटल क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। कितनी अमाउंट से, 10,000 से। न्यू इक्वेशन हमारी बनती है 51,000 रहेगा कैश, 1 लाख का बैंक, 40,000 का स्टॉक और मशीनरी रहेगी 90,000 और फर्नीचर हमारा 50,000, डेप्टर्स 11,000, 0 प्लस 3,42,000। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। अब वो कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज एट द रेट 5%। तो बेटा 5, ये 10,000 की आपने ड्राइंग की थी, इस पर इंटरेस्ट चार्ज करना है 5%। तो 5% कितना आएगा, 10,000 का 5% निकालोगे तो 500 रुपये आएगा। मैंने आपको बताया था जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो उसको ना तो किसी से सीधा कैपिटल से ही माइनस करेंगे और कैपिटल में ही प्लस करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए प्रॉफिट है तो फर्म का फ़ायदा होगा, तो इससे कैपिटल हमारी इंक्रीज़ होगी। लेकिन ड्राइंग्स क्या होती है, कैपिटल में से माइनस होती है, इसलिए 500 रुपये ड्राइंग के माइनस भी हो जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्लस भी होगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा माइनस भी होगा। तो 500 रुपये हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे और माइनस भी 500 रुपये करेंगे। पहले माइनस कर दो या प्लस कर दो, वो एक ही चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टोटल सेम ही आएगा। अब हम न्यू इक्वेशन निकालते हैं। तो न्यू इक्वेशन हमारी 51,000 ही रह गई, प्लस 1 लाख हमारा यही रह गया, प्लस 40,000 प्लस 90,000 प्लस 50,000 प्लस 11,000 इजिकल टू 0 प्लस 3,42,000। अकाउंटिंग इक्वेशन में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा।
नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या कह रहा है, गुड सोल्ड टू गुप्ता फॉर 10,000 एंड रिसीव BR फॉर द सेम अमाउंट 3 मंथ्स। आपने 10,000 रुपये का गुप्ता जी को सामान बेचा, गुप्ता जी को सामान बेचा तो उसका मतलब उधार हो गया। जब भी किसी का नाम आता है तो वो क्या हो जाता है, हमारा उधार हो जाता है। तो 10,000 रुपये का सामान उधार दिया है तो वो क्या हो गई, डेप्टर्स। लेकिन डेप्टर्स की लिस्ट में नहीं आएंगे क्योंकि ये BR दे रहा है। तो BR हमारा बिल्स रिसीवेबल जो होता है वो ट्रेड रिसीवेबल के अंदर में आता है। ट्रेड रिसीवेबल डेप्टर्स ही होते हैं, डेप्टर्स प्लस BR को मिला के ट्रेड रिसीवेबल बनते हैं जिनसे हमें पैसा लेना है। तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आएगा, कैश में कोई आएगा नहीं, बैंक में भी कोई चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन स्टॉक हमारा 10,000 से कम हो जाएगा। मशीनरी में कोई चेंजेस नहीं, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं, यहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं, प्लस यहाँ पे एक कॉलम और इंसर्ट हो जाएगा BR। तो BR के 10,000 रुपये हम प्लस करेंगे, बाकी कोई चेंजेस नहीं आएगा क्योंकि प्रॉफिट और लॉस इसमें कुछ दिखाया नहीं है, तो इसलिए कोई भी अकाउंटिंग इक्वेशन में कोई भी अंतर नहीं आएगा। न्यू इक्वेशन हमारी 51,000 कैश में, 1 लाख के कैपिटल बैंक, और स्टॉक रह गया अब हमारा 30,000 का, 90,000 की मशीनरी, फर्नीचर 50,000 का ही रह गया, और डेप्टर्स 11,000 के हैं, प्लस BR 10,000, और लायबिलिटी में कोई अंतर नहीं, ये आ गया 3,42,000। अब देखिए, रिसीव 10,000 फ्रॉम गुप्ता अगेंस्ट BR रिसीव इट्स मेच्योरिटी। गुप्ता जी ने अपना पैसा दे दिया, भाई गुप्ता जी ने पैसा दे दिया तो पैसा आ गया ना हमारे पास। तो पैसा कितना आया हमारे पास, 10,000। यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं, यहाँ कोई चेंजेस नहीं, यहाँ भी कोई चेंजेस नहीं, यहाँ भी कोई चेंजेस नहीं, यहाँ भी कोई चेंज नहीं, क्योंकि गुप्ता जी 10,000 रुपये देने थे तो गुप्ता जी के BR खत्म हो गया। नो प्रॉफिट नो लॉस। तो न्यू इक्वेशन हमारी जो बनेगी फाइनली 61,000 का कैश हो गया, 1 लाख का बैंक में है, 30,000 रुपये स्टॉक के हैं, 90,000 मशीनरी के हैं, 50,000 रुपये फर्नीचर के हैं, और 11,000 के अब डेप्टर्स हैं, और गुप्ता जी का अकाउंट हमारा हो गया 0। लायबिलिटी में कोई चेंजेस नहीं, कैपिटल हमारी एज इट इज़ 3,42,000। तो आपने देखा कि ये सारे क्वेश्चन इजी वे में हो सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए इसका, और साथ के साथ अगर करते जाते हैं क्वेश्चन तो आपको इजीली समझ में भी आएगा। एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं TS ग्रेवाल का, तब तक आप बने रहिए। तो एक और क्वेश्चन TS ग्रेवाल का ही, क्वेश्चन नंबर 12। जिन स्टूडेंट्स के पास बुक है तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए TS ग्रेवाल का, और जिनके पास बुक नहीं है तो वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट नोट कर लीजिए, इसको क्वेश्चन उतार लीजिए, और साथ के साथ आप समझते भी चलें। और बेटा कॉपी और पेन जरूर रखें अपने पास, जैसे जैसे मैं समझाते जा रहा हूँ वैसे वैसे इसके करते भी जाएं। तो स्टार्ट करते हैं। रघुनाथ ने बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 रुपये कैश से, तो 50,000 रुपये हमारे बिजनेस में क्या आ गया, कैश आ गया। और लायबिलिटी में कोई चेंजेस नहीं आएगा, 50,000 हमारी क्या हो जाएगी, कैपिटल। मैंने आपको बताया था जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं और जो भी पैसा लगाया जाता है वो क्या बन जाती है, हमारी कैपिटल। फिर उसने क्या, बैंक में पेड किया 10,000 रुपये, उसने बैंक में 10,000 रुपये जमा किए, तो डेफिनेटली हमारे कैश जो है वो 10,000 से कम हो गया। और एक और कॉलम इंसर्ट हो जाएगा यहाँ पे बैंक का, बैंक में कितने पैसे आ जाएंगे, 10,000। बाकी लायबिलिटी में तो कोई चेंजेस नहीं आएगा और कैपिटल में भी कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो हम न्यू इक्वेशन देखते हैं। कैश कितना रह गया हमारे पास, 40,000 का, बैंक 10,000, लायबिलिटी में कोई चेंजेस नहीं, और कैपिटल कितने की हो गई, 50,000 की। अब देखें अकाउंटिंग इक्वेशन 40 + 10 = 50,000। आई होप समझ में आ गया होगा। अब कह रहा है परचेज गुड फॉर कैश 20,000 एंड क्रेडिट 30,000। भैया हमने सामान खरीदा 20,000 तो नगद में खरीदा और 30,000 का हमने उधार खरीदा। 20,000 का कैश में खरीदा और 30,000 का उधार। टोटल सामान कितने का खरीदा, स्टॉक आएगा हमारे पास, कैश कितना से कम हो जाएगा, 20,000 से, बैंक में कोई चेंजेस नहीं, स्टॉक कितने का हो गया हमारे पास, 50,000, 30,000 का उधार, 20,000 का कैश, टोटल स्टॉक कितने का हो गया, 50,000। ये जो 20,000 का उधार खरीदा है ये बन जाएगा क्रेडिटर्स, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। तो जब हम गुड्स को क्रेडिट पे खरीदते हैं तो बन जाते हैं क्रेडिटर्स।
तो क्रेडिटर्स कितने से प्लस हो रहे हैं हमारे 30,000 से। कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो देखते हैं न्यू इक्वेशन क्या बन रही है हमारी। कितना रह गया, कैश 20,000 का, बैंक में 10,000 और स्टॉक में 50,000, क्रेडिटर्स 30,000 के और कैपिटल 50,000। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। अगला है फोर्थ, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40,000, कॉस्टिंग 30,000। 30,000 का सामान हमने 40,000 में बेचा, कॉस्ट थी 30,000, बेच दिया 40,000 में, तो 10,000 का में प्रॉफिट हुआ। भैया सबसे पहले प्रॉफिट को ऐड कर दिया करो, सबसे पहले स्माइली भी तो बननी चाहिए ना, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो गया। मैं फिर बोल रहा हूँ ऐसे एग्जाम में मत लिखना, सिर्फ यहाँ प्लस करके दिखाना, ये तो मैं समझाने के लिए, याद करने के लिए लिखता हूँ मैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। 10,000 का प्रॉफिट आया, 40,000 का सामान बिका, तो कैश कितने से प्लस हो गया 40,000 से। बैंक में कोई चेंजेस नहीं। स्टॉक की कीमत कितनी थी 30,000 की, जो हमारा बेचा हमने 30,000 का माल 40,000 में बेचा, तो 30,000 हमारा स्टॉक कम हो जाएगा, 40,000 हमारा कैश प्लस हो गया और कैपिटल हमारी 10,000 से। लायबिलिटी में कोई चेंजेस नहीं। तो न्यू इक्वेशन कितनी आ रही है हमारी, 40 और 20 कितने हो जाएंगे 60,000 और बैंक कितना आ जाएगा 10,000 से, प्लस ये आ जाएगा 20,000 और यहाँ पे लायबिलिटी तो 30,000 की रहेगी और कैपिटल हो गई हमारी 60,000। अब हमने रेंट पेड किया 500 रुपये, या रेंट पेड 500 किया तो कैश 500 रुपये से कम हो गया और 500 रुपये से हमारी कैपिटल कम हो गई। जब खर्चा होता है तो कैपिटल क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, और माइनस होती है तो क्या होगा, आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं, यानी कि लॉस हो गया मैं। बाकी लायबिलिटी में बैंक में कोई चेंजेस नहीं, स्टॉक में कोई चेंजेस नहीं, लायबिलिटी में कोई चेंजेस नहीं। तो न्यू इक्वेशन क्या बनती है हमारी 59,500, ये 10,000, ये 20,000, 30,000, 59,500। रेंट आउटस्टैंडिंग है 100 रुपये। अब देखो बेटा मैंने क्या कहा था, रेंट आउटस्टैंडिंग का मतलब है, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ड्यू बट नॉट पेड। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है, ड्यू बट नॉट पेड। ऐसे खर्चे जो ड्यू तो हो गए हैं परंतु इनका पेमेंट नहीं किया गया है, तो ऐसे खर्चे क्या माने जाते हैं, आउटस्टैंडिंग। मान लेते हैं कोई टीचर मेरे यहाँ जॉब कर रहा है, तो उसको तनख्वाह मुझे देनी है, तो मैं तनख्वाह कैसे देता हूँ, सैलरी कैसे देता हूँ, जनवरी की सैलरी फरवरी में, फरवरी की कब दूंगा, मार्च में, और मार्च की सैलरी कब दूंगा, अप्रैल में। तो जब मेरा फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है 31 मार्च को, तो वो खर्चा पेमेंट हुआ नहीं है, वो देना तो है ना मुझे, खर्चा तो हो गया ना, मेरा एक्सपेंसेस तो हो गया है, यानी कि मार्च की सैलरी मुझे देनी है, लेकिन मैंने कब दी, अप्रैल में जाके दी, तो वो फाइनेंशियल ईयर में क्या बन जाएगा, वो आउटस्टैंडिंग बन जाएगा। आउटस्टैंडिंग का मतलब है ड्यू बट नॉट पेड। ऐसे खर्चे जो ड्यू तो हो गए हैं परंतु इनका पेमेंट नहीं किया गया है, खर्चा तो हो गया ना भाई, एक्सपेंसेस तो हो गया है। तो सर आउटस्टैंडिंग के केसेस में कैश माइनस होगा नहीं होगा, कि नहीं भाई कैश क्यों माइनस होगा, जब दिया ही नहीं कैश तो कहां से माइनस होगा। क्या बैंक से कोई अकाउंट माइनस होगा, नहीं। क्या कोई स्टॉक से कोई माइनस होगा, नहीं। क्या सर लायबिलिटी में कोई चेंजेस आएगा, बिल्कुल आएगा भाई। लायबिलिटी में क्या होगा, लायबिलिटी हमारी प्लस हो जाएगी, कितने से, 100 रुपये से, यानी कि अभी 100 रुपये का रेंट हमें देना है, तो यहाँ पे प्लस रेंट आउटस्टैंडिंग आ जाएगा और लायबिलिटी तो प्लस हो गई, कैपिटल 100 रुपये से माइनस हो जाएगी, क्योंकि ये खर्चा तो हो गया ना, एक्सपेंसेस तो हो गया ना ये। तो न्यू इक्वेशन देखते हैं क्या बनेगी। कैपिटल हमारी रह गई 59,400 और 30,100 हमारी क्या हो गई, लायबिलिटी। यहां पे तो कोई चेंजेस नहीं आया कैश में, यहां भी कोई चेंजेस नहीं आया, यहां भी कोई चेंजेस नहीं आया, इजिकल टू ये हो गया। अब अपने फर्नीचर खरीदा 5,000 रुपये का उधार, फर्नीचर खरीदा है उधार 5,000 रुपये का, तो फर्नीचर आ रहा है, कैश में तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, बैंक में भी कोई चेंजेस नहीं आएगा, स्टॉक में भी कोई चेंजेस नहीं आएगा, पर फर्नीचर आ जाएगा हमारे पास कितने का, 5,000 रुपये का। तो यहां पे प्लस कर देंगे हम, फर्नीचर 5,000 रुपये से, और यहां पे एक लायबिलिटी और आ जाएगी, क्योंकि हमने क्या है
फर्नीचर का अमाउंट पे नहीं किया, ये भी क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे हमारे प्लस के 5000 से, और कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो देखते हैं न्यू इक्वेशन क्या बनी हमारी, 5,9,500 प्लस 10,000 बैंक प्लस 20,000 का स्टॉक प्लस 5,000 का फर्नीचर प्लस 35,100 की लायबिलिटी और 59,400 की हमारी कैपिटल। हमने पर्सनल यूज़ के लिए अपना रेफ्रिजरेटर ख़रीदा, तो रेफ्रिजरेटर हमारे बिजनेस में नहीं आया, वो पर्सनल यूज़ के लिए आया, तो वो जो होगा वो ड्राइंग्स मानी जाएगी। जब भी कोई चीज़ हम पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करते हैं या पर्सनल चीज़ों को हम खरीदते हैं बिजनेस के पैसे से, तो हमारी कैपिटल क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो ऐसे में 5,000 रुपये तो हमारे कैश से कम हो रहे हैं, यहाँ कोई चेंजेस नहीं, यहाँ कोई चेंजेस नहीं, यहाँ कोई चेंजेस नहीं, यहाँ भी कोई चेंजेस नहीं, माइनस के 5,000 कैपिटल से कम हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या है हमारी ड्राइंग्स, और जब ड्राइंग्स होती है तो कैपिटल क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। पहली वीडियो में मैंने, फर्स्ट वीडियो में मैंने ये सारी चीज़ें रूल्स बताए थे। जिन स्टूडेंट्स ने वो पहली वीडियो नहीं देखी, पार्ट 1, वो पार्ट 1 देखे, उसमें मैंने बिल्कुल बेसिक से कराया है। तो ये बच गया हमारा 54,500 प्लस 10,000 प्लस 20,000 प्लस 5,000 इज इक्वल टू 35,100 प्लस 54,400। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। हमने मोटरसाइकिल खरीदी 20,000 रुपये की। अब यहाँ पे इसने ये नहीं कहा कि किसके लिए खरीदी, अंडरस्टूड है वो बिजनेस के लिए खरीदी। अगर यहाँ पे पर्सनल यूज़ होता तो बिल्कुल जैसे रेफ्रिजरेटर की एंट्री की वैसे इसकी भी कर देते, लेकिन अब ये बिजनेस के लिए मोटरसाइकिल खरीदी गई है क्योंकि इसमें पर्सनल यूज़ नहीं लिखा गया है। कैश तो हमारा 20,000 से कम हो रहा है, कैश कितने से कम हो रहा है, 20,000 से। यहाँ कोई चेंजेस नहीं, यहाँ भी कोई चेंजेस नहीं, यहाँ भी कोई चेंजेस नहीं। यहाँ पे एक कॉलम और बन जाएगा मोटरसाइकिल, ठीक है। और मोटरसाइकिल हमारे पास कितने की आ गई, 20,000, और यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं। तो देखेंगे कि न्यू इक्वेशन हमारी क्या बन रही है। 20,000 कम करोगे तो 34,500 प्लस 10,000 का बैंक अकाउंट, 20,000 का स्टॉक, 5,000 का फर्नीचर और 20,000 की मोटरसाइकिल। लायबिलिटी 35,100 प्लस 54,400। और वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मैंने ये 2 क्वेश्चंस आपको कराए हैं टीएस ग्रेवाल के, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 12। दोनों ही अच्छे क्वेश्चन थे। फिर भी किसी स्टूडेंट्स को कोई डाउट्स आ रहा है, किसी क्वेश्चन में नहीं समझ में आ रहा है, तो वो मेरे को कमेंट्स बॉक्स में लिखे, मैं ज़रूर उसका एक वीडियो जरूर बना के जल्दी अपलोड करूँगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अच्छी लग रही है तो यार लाइक करो ना, बनता है लाइक, है ना। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, सेम चैनल से, बलोनी सर कॉमर्स क्लासेस से। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ और वहाँ पे भी मेरे कई सारे शॉर्ट्स हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।